सीएसएस और पीएमएस का पॉलिटिकल साइंस का जो पेपर है, ये 200 मार्क्स का पेपर है और दो हिस्सों के अंदर डिवाइडेड है। एक पेपर वन है और पेपर टू। सबसे पहले हम पेपर वन की बात करते हैं। जो हमारे पास पेपर वन है, ये दो हिस्सों के अंदर फर्दर डिवाइडेड है। एक जो पहला पार्ट है, इसका पार्ट ए जिसको कहा जाता है, इसके अंदर हमें वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट पेपर के अंदर पूछा जाता है, जो सिलेबस के अंदर डिफाइन है, और सेकंड मुस्लिम पॉलिटिकल थॉट है। जबकि पेपर वन जो है, इसका पार्ट बी के अंदर एक तो आपसे जो इंट्रोडक्शन टू पॉलिटिकल साइंस है, जिसके अंदर हमें की कॉन्सेप्ट्स ऑफ पॉलिटिकल साइंस या बेसिक सिस्टम्स ऑफ पॉलिटिकल साइंस या बेसिक थ्योरीज ऑफ पॉलिटिकल साइंस जो हैं वो आपसे पूछी जाती हैं। और उसकी जो हाईएस्ट स्टेज हमारे पास आती है, जो हम पेपर्स के अंदर देखते हैं, जिसको हम आगे चल के एक्सप्लोर करने वाले हैं। जैसे मैंने बताया कि पिछले 20 सालों के पॉलिटिकल साइंस के पेपर्स का क्रक्स निकाला है, तो उसमें हमें जो चीज रिपीटेडली नजर आती है वो कंपैरिजन ऑफ डिफरेंट सिस्टम्स है। तो उनकी भी हमने जो है वो बात करनी है। जबकि पेपर टू जो है, इसके अंदर हम देखते हैं कि कंपैरेटिव पॉलिटिकल सिस्टम है। अब कंपैरेटिव पॉलिटिकल सिस्टम ये चंद कंट्रीज का है, जिसके अंदर हमें एक लिस्ट है आप लोगों के सामने स्क्रीन में, जिसमें यूके है, यूएसए, फ्रांस, जर्मनी, चाइना, इंडिया, ईरान, मलेशिया एंड टर्की शामिल है। ये पेपर टू का पार्ट वन है। ठीक हो गया जी। और मेजर पोर्शन पेपर टू का इसी पोर्शन में से पूछा जाता है। जबकि पेपर टू का जो पार्ट टू है, उसमें एक वो तीन हिस्सों के अंदर डिवाइडेड है रफली। एक जो है वो आपसे प्री पार्टीशन मूवमेंट के बारे में पूछा जाता है, जिसके अंदर पर्टिकुलरली सर सैयद अहमद खान, कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना और अल्लामा मोहम्मद इकबाल शामिल हैं। जबकि जो पोस्ट पार्टीशन इरा है, इसके अंदर एक तो कॉन्स्टिट्यूशनल हिस्ट्री के बारे में पूछा जाता है, फिर उसके बाद जो पाकिस्तान का पॉलिटिकल कल्चर है उसके बारे में पूछा जाता है, पाकिस्तान की जो पॉलिटिकल हिस्ट्री रही है आफ्टर पोस्ट पार्टीशन इरा के अंदर, इससे पूछे जाते हैं। और थर्डली फॉरेन पॉलिसी के बारे में आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, भी यहाँ पे नजर आ रही हैं। ये हमारे पास सिलेबस मेंशन है। हम क्या करेंगे, मैं आप लोगों को ये बताता चलूंगा कि हम जब इसकी प्रिपरेशन करते हैं, या जिस तरीके से मैं यहाँ पे आप लोगों की प्रिपरेशन करवाऊंगा, वो किस तरीके से हम लेके चलेंगे। ऑब्वियसली एक सीक्वेंस के साथ लेके चलेंगे, और साथ साथ में मैं आप लोगों को वो क्रक्स जो है वो भी मेंशन करता जाऊंगा कि हम पेपर वन को स्टार्ट करेंगे, जिसके अंदर हमने सबसे पहले जो है वो वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट जो है इसको डिस्कस करना है। तो जब हम वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट की बात करते हैं, ये हमारे सामने है, तो इसके अंदर जो है वो हमें पॉलिटिकल स्कॉलर्स नजर आते हैं। अब क्वेश्चन ये है कि ये तकरीबन 20 पॉलिटिकल फिलोसोफर्स हैं। इन 20 पॉलिटिकल फिलोसोफर्स के क्या ये सभी जो पॉलिटिकल फिलोसफर्स हैं इनको प्रिपेयर करना होता है, या इनमें से चंद एक हम प्रिपेयर करें तो हमारा जो है वो पेपर अटेम्प्ट हो जाएगा। और व्हाट अबाउट द रेस्ट ऑफ पॉलिटिकल फिलोसोफर्स, बाकी जो पॉलिटिकल फिलोसोफर्स हैं उनका क्या, उनके बारे में क्या, या उनका क्या करना होता है, ये दो चीजें हैं। इनके बारे में मैं आप लोगों को बताता चलूं कि सबसे पहले हम वो स्कॉलर्स की बात करेंगे, वो फिलोसोफर्स की बात करेंगे जिनको सब्जेक्टिव पोर्शन के लिए प्रिपेयर करना है। उसके बाद हम आगे चलेंगे तो बाकियों की भी हम साथ में बात करते जाएंगे। सबसे पहले अगर हम यहाँ पे प्लेटो की बात करते हैं, तो प्लेटो के बारे में मैं आप लोगों को यहाँ पे बताता चलूं कि जैसे मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया कि जी हम किस तरीके से लेके चलेंगे। और जो मैंने क्रक्स की रिपीटेडली बात की है, ये क्रक्स की मैं इतना एम्फोसिस इस वजह से कर रहा हूँ कि हमें जो है वो जिस हमें ये आइडिया होना चाहिए फर्स्ट ऑफ ऑल कि हम किस कमीशन के तहत एग्जाम देने चाह रहे हैं और उस कमीशन का ट्रेंड क्या है। हमें जब तक ट्रेंड का आइडिया नहीं होगा तो हम अपनी प्रिपरेशन को ऑन द राइट पाथ या ऑन राइट ट्रैक नहीं लेके जा सकते। तो हम उसी की बात करेंगे जब हम वेस्टर्न पॉलिटिकल फिलोसफर की बात करते हैं, और उसमें हम प्लेटो की बात कर रहे हैं, तो प्लेटो के बारे में क्या क्या चीजें पेपरों के अंदर पूछी जा चुकी हैं, या जो जो हमने तैयार करनी होती हैं, या जो मैं आपको तैयार करवाऊंगा। ऑब्वियसली जब हम पॉलिटिकल साइंस की प्रिपरेशन के हवाले से बात करता हूं, मैं आगे चल के आपको ये चीज बताऊंगा कि कैसे आप लोग जो है वो 140
जो है वो आप इजीली स्कोर कर सकते हैं। ठीक है जी, 140 तक स्कोर जो है वो पॉलिटिकल साइंस के अंदर लेना कैसे इजी हो सकता है। अब उसके अंदर कौन कौन सी चीजें हैं जिस जहां पे एस्पायरेंट्स जो हैं वो गलती करते हैं, जिसकी वजह से उनका स्कोर जो है वो डाउन जाता है। अब इसमें जो फर्स्ट पोर्शन आता है, चूंकि इसकी ऑलरेडी बात कर चुका हूं कि मेजर पोर्शन जो है वो आपका क्रैम बेस्ड मटेरियल है, या आपको उसकी अगर अंडरस्टैंडिंग एक दफा डेवलप हो जाए तो फिर आप लोगों के लिए प्रॉब्लम नहीं है। आप लोगों को सबसे जो रीजनेबल चीज है वो ये है कि आपको सही तरीके से जो डाटा है, मटेरियल है, वो आपने देखना है, कहाँ से तैयार करना है, कैसे तैयार करना। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो पॉलिटिकल साइंस को प्रिपेयर करने के अंदर होती है वो नोट्स मेकिंग है। और नोट्स मेकिंग टेक्निक्स जो है वो इंतहाई जरूरी है, क्योंकि ये इसका पॉलिटिकल साइंस का चूंकि सिलेबस थोड़ा एक्सटेंसिव है और हमें कुछ ज्यादा डरा भी दिया जाता है। जो मिथ्स चल रही होती हैं कि इतना आपको पढ़ना है, इतनी सिलेबस है, इतनी किताबें हैं। जब आप एक दफा नोट्स प्रिपेयर कर लेते हैं 200 मार्क्स के, तो फिर आप लोगों के लिए प्रॉब्लम नहीं होती। आपने उन्हीं नोट्स को यूटिलाइज करते हुए अपनी सारी अटेम्प्ट्स देनी होती हैं, चाहे वो पीएमएस है या फिर सीएसएस है। तो प्लेटो की हम अगर बात करते हैं, तो प्लेटो की फर्स्ट ऑफ ऑल आइडियल स्टेट जो है ये क्या है, इसके बारे में पूछा जाता है पेपर के अंदर, या उसका यूटोपियन मॉडल, जिस ऑब्वियसली जो प्लेटो का मॉडल था उसे यूटोपियन मॉडल कहा जाता है। और इसका कंपैरिजन पूछ लिया जाता है अरिस्टोटल के साथ। अरिस्टोटल ने भी आइडियल स्टेट का कॉन्सेप्ट दिया, लेकिन उसका जो आइडियल स्टेट का कॉन्सेप्ट है वो रैशनल मॉडल समझा जाता है, उसको प्रैक्टिकल मॉडल समझा जाता है। जबकि जो प्लेटो का मॉडल था उसको प्रैक्टिकल मॉडल नहीं समझा जाता, कि उसकी इंप्लीमेंटेशन नहीं की जा सकती। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह यह है कि उसने एक ऐसा निज़ाम जो है इंट्रोड्यूस करवाया जिसके अंदर वो ये कहता है कि एक फिलोसोफर जो है उसे हेड ऑफ स्टेट, हेड ऑफ गवर्नमेंट के तौर पे काम करना है। और फिलोसोफर बनने के लिए उसने एक एजुकेशन का सिस्टम जो है वो इंट्रोड्यूस करवाया, और उस एजुकेशन के सारे प्रोसेस में से होते हुए एट द एंड एक बंदा जो निकलता है, पहले वो इन सर्विस रहता है, और इन सर्विस रहने के बाद जब वो सारी चीजों को प्रैक्टिकल देख भी लेता है तो उसके बाद वो इस काबिल होता है कि वो एक फिलोसोफर किंग बन सके। अब ये प्लेटो का मॉडल था। उसके अलावा उसने जो सोसाइटी की क्लासिफिकेशन की है वो भी हमें यूटोपियन लगती है, लेकिन एनी हो उसने जो है वो गार्डियन, परफेक्ट गार्डियन और नॉन गार्डियन क्लास में उसकी जो क्लासिफिकेशन की है, इसके बारे में भी पेपर्स के अंदर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है। मैं आप में को साथ साथ में ये भी बताता जा रहा हूँ कि कौन कौन सी, ये जितने आपके स्क्रीन पे आपको क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, मेंशन है, ये सारे के सारे बेसिकली क्वेश्चंस भी हैं जो ऑलरेडी पास पेपर्स के अंदर पूछे जा चुके हैं। कहीं पे फिलोसोफर किंग के बारे में पूछा जा चुका है, कहीं पे प्लेटो जस्टिस के बारे में पूछा जा चुका है कि जस्टिस का निजाम प्लेटो का क्या है, कहीं पे ये पूछा जा चुका है कि प्लेटो ने क्लासिफिकेशन कैसे की सोसाइटी की। ये चीजें जो है वो पेपर के अंदर पूछी जा चुकी हैं। फिर प्लेटो का एजुकेशन सिस्टम को डिस्कस किया जाता है। प्लेटो ने फिर एक कम्युनिज्म का मॉडल दिया 4th सेंचुरी बीसी के अंदर। अब 19th सेंचुरी के अंदर जाके प्लेटो के जो कम्युनिज्म की टर्म थी दोबारा से यूज की मार्क्स ने, और मार्क्स ने भी एक जो है वो सिस्टम दिया, एक मॉडल दिया, एक फिलोसफी दी, एक आइडियोलॉजी दी, जिसको हम कम्युनिज्म कहते हैं। अब ये कम्युनिज्म जो है वो प्लेटो की कम्युनिज्म के साथ उसकी कितनी रिजेंबलेंस है और क्या क्या डिफरेंसेस हैं, इसके ऊपर भी क्वेश्चन आ चुका है। हमने ऑब्वियसली ये भी प्रिपेयर करना होता है। अब यहाँ पे जो स्टूडेंट मिस्टेक करते हैं वो सिंपली क्या करते हैं, वो मैं आप लोगों को बताता चलूं कि स्टूडेंट सिंपली ये करते हैं कि कोई भी सब स्टैंडर्ड किताब उठाई, उसके अंदर मेंशन होता फीचर्स ऑफ रिपब्लिक। रिपब्लिक उसकी बुक थी जिसके अंदर उसने ये सारा आइडियल स्टेट का मॉडल दिया। अब स्टूडेंट सिर्फ उसके फीचर्स ऑफ रिपब्लिक को पढ़ के चले जाते हैं, और एट द एंड क्या होता है, स्टूडेंट्स को नुकसान होता है कि जब पेपर के अंदर जो है वो प्लेटो की कम्युनिज्म के बारे में पूछ लिया जाता है, और ये पूछा जाता है कि आप कंपैरिजन करें, या वहां पे आइडियल स्टेट का एक कंपैरिजन मांग लिया जाता है, आइडियल स्टेट ऑफ प्लेटो एंड आइडियल स्टेट ऑफ एरिस्टोटल। तो
आपने कंपैरिजन करना होता है, ये भी स्टूडेंट के लिए पॉसिबल नहीं होता, क्योंकि स्टूडेंट अगर सुपरफिशियल रीडिंग करेगा तो ऑब्वियसली उसके लिए नुकसानदेह होगा। इसीलिए मैं हमेशा नोट्स मेकिंग पे एम्फोसिस करता हूँ। अच्छा, इसके बाद हमारे पास आ जाता है जी सिलेबस के अंदर, जैसा कि डिफाइन है कि जी सेकंड पे आ जाता है, यहाँ पे हमें नजर आ रहा है जी ये अरिस्टोटल है। ठीक है जी, अरिस्टोटल के बारे में हम बात करेंगे। इसी तरीके से यहाँ पे मैकियावेली, मॉन्टेस्क्यू, हॉब्स, लॉक, रोसो, ये फिलोसोफर्स दिए हैं, मार्क्स दिया है। तो इनको इसी सीक्वेंस के साथ ही प्रिपेयर किया जाता है, और इनको यहाँ पे भी मैंने स्लाइड्स के अंदर उसी सीक्वेंस के साथ मेंशन करने की कोशिश की है। अब अरिस्टोटल की अगेन अगर हम अरिस्टोटल की बात करें तो अरिस्टोटल ने भी आइडियल स्टेट का कॉन्सेप्ट दिया, और हम जब भी पेपर के अंदर पूछा जाएगा, ये हार्डली ऐसे होता है कि आपसे डायरेक्टली पूछ लिया जाता है कि आप जो है वो आइडियल स्टेट के फीचर्स को एक्सप्लेन करें। अदरवाइज मोस्ट ऑफ केसेस ऐसे होता है कि वो प्लेटो के आइडियल स्टेट के साथ कंपैरिजन मांग लेता है। फिर सेकंड अरिस्टोटल जो है उसने भी क्लासिफिकेशन की सोसाइटी की। अब अरिस्टोटल की क्लासिफिकेशन क्या है, ये ऑब्वियसली ज्यादातर स्टूडेंट्स को नहीं पता होता, तो ये हमने देखना होता है, डिस्कस कर रहे होते हैं, तो हम किसी भी एंगल को, किसी भी डोमेन को मिस नहीं कर सकते। अगर इन केस कोई ऐसी डोमेन आ जाती है जिसका हमें आइडिया नहीं है, तो फिर हम पेपर में बैठ के क्या करें। तो हम जो है वो सारी की सारे पोर्शंस को कवर करते हैं। फिर अरिस्टोटल जो है उसने गवर्नमेंट की क्लासिफिकेशन की। अब अभी जो रीसेंट ट्रेंड चला है कि उसके अंदर ऐसे हमें नजर आता है कि मोस्ट ऑफ केसेस दो डिफरेंट पॉलिटिकल फिलोसोफर्स की अगर कोई कहीं पे थेरी जो है या कहीं पे कोई मॉडल है, कहीं पे कोई आइडियोलॉजी है, उसकी अगर कहीं पे कोई रिजेम्बलेंस है या बहुत ज्यादा डिफरेंस है, तो वहां पे कंपैरिजन जो है वो मांग लिया जाता है। अब मॉन्टेस्क्यू ने भी 18th सेंचुरी के अंदर गवर्नमेंट की क्लासिफिकेशन की। अब उसकी गवर्नमेंट जो है वो लॉ की बुनियाद पे थी, उसने क्लासिफिकेशन की, इसका कंपैरिजन मांग लिया जाता है। फिर अरिस्टोटल जो है वो स्लेवरी की फेवर के अंदर था। अब हमें इस चीज का तो हम सोच नहीं सकते कि इतना बड़ा एक फिलोसोफर है और वो स्लेवरी की फेवर में कैसे हो सकता है, लेकिन जी हाँ, अरिस्टोटल स्लेवरी की फेवर में था, और इसके ऊपर ऑलरेडी क्वेश्चन भी आ चुका है। ठीक है जी। अब इसी तरह से मैकियावेली है, मैकियावेली ने प्रिंस बुक लिखी जिसमें उसने सेपरेशन ऑफ मोरालिटी फ्रॉम पॉलिटिक्स के ऊपर बात की, और उसने वो सारे प्रिंसिपल्स वाज़ा किए एक रूलर या प्रिंस के लिए। ये हमने पेपर के अंदर मैकियावेली को जब तैयार करना है तो इस तरीके से तैयार करते हैं। फिर उसके बाद हमें सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी है जिसमें हमने फिलोसोफर्स को देखना है। अब उसके अंदर तीन मेनली फिलोसोफर्स हैं जिन्होंने सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी पेश की, जिसमें हमें हॉब्स, लॉक और रोसो नजर आता है। इन तीनों ने जो थ्योरी पेश की सोशल कॉन्ट्रैक्ट की, इसके अंदर जो है वो पेपर के अंदर जो पूछे जाते हैं क्वेश्चंस, उसमें ह्यूमन नेचर और स्टेट ऑफ नेचर और सोशल कॉन्ट्रैक्ट जो है, इनमें से किसी दो स्कॉलर्स, हॉब या लॉक या रोसो या लॉक या रोसो और हॉब्स का जो है वो कंपैरिजन मांग लिया जाता है। समटाइम तीनों का मांग लिया जाता है कि तीनों के व्यूज जो हैं वो किसी एक पर्टिकुलर डोमेन में क्या थे, कहीं सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी पे पूछ लिया जाता है। आप अगर पास्ट पेपर्स देखें तो आपको ये आइडिया होगा। कल भी हमने पास्ट पेपर के अंदर सोशल कॉन्ट्रैक्ट को रिपीटेडली आते हुए देखा। इसके अलावा रोसो जो है उसने जर्नल विल का एक कॉन्सेप्ट दिया था। उसमें जब हम जनरल विल को देखते हैं तो हम ये देखते हैं कि जनरल विल के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं, और उसके बाद जो है वो जनरल विल का विद द विल ऑफ ऑल कंपैरिजन किया है, क्योंकि विल ऑफ ऑल एक डिफरेंट कॉन्सेप्ट है और जनरल विल डिफरेंट कॉन्सेप्ट है। अच्छा जी, इसके बाद हमारे पास मॉन्टेस्क्यू आ जाता है। मॉन्टेस्क्यू ने सेपरेशन ऑफ पार्क का कॉन्सेप्ट दिया है, जिसको हम थोड़ा सा कल भी डिस्कस कर चुके हैं, जिसमें हमें चेक एंड बैलेंसेस का कॉन्सेप्ट भी नजर आता है। अब यहाँ पे जो पेपर के अंदर हमने क्वेश्चन अटेम्प्ट करना होता है, तो ऑब्वियसली साथ में हमने उसकी करंट या मॉडर्न टाइम के अंदर, चूंकि ये फिलोसोफर जो हैं वो पिछली सदी के, उससे पिछली सदी के, या इवन अगर हम प्लेटो की बात करें तो 4th सेंचुरी बीसीज के हैं, तो उस टाइम के अंदर आज के टाइम के अंदर बहुत डिफरेंस है। तो ऑब्वियसली मॉडर्न टाइम के अंदर अगर हम उनकी इम्प्लीमेंटेशन करेंगे तो इम्प्लीमेंटेशन के ऊपर जो है वो कुछ डिफरेंसेस आएंगे, कुछ लिमिटेशंस होंगी, तो उन लिमिटेशंस को भी हमने देखना होता है। अगेन यहाँ पे हमें मॉन्टेस्क्यू
क्योंकि क्लासिफिकेशन ऑफ गवर्नमेंट जो है ये भी नजर आ रही है, जैसे कि जो है वो अरिस्टोटल के अंदर हमने देखा कि जी वहां पे उसका कंपैरिजन मांग लिया गया, यहाँ पे भी जो है वो अरिस्टोटल के साथ मॉन्टेस्क्यू की जो क्लासिफिकेशन ऑफ गवर्नमेंट है उसका कंपैरिजन मांग लिया जाता है पेपर के अंदर, तो इसको भी हम प्रिपेयर करेंगे। फिर उसके बाद हम बात करते हैं कम्युनिज्म की। तो कम्युनिज्म के अंदर हम पहले ही प्लेटो में डिस्कस कर चुके हैं कि जी कम्युनिज्म कार्ल मार्क्स ने भी कॉन्सेप्ट दिया। अब कार्ल मार्क्स की कम्युनिज्म क्या है और प्लेटो की कम्युनिज्म क्या है, ये नाम तो सिमिलर है कम्युनिज्म का, लेकिन इसके अंदर बहुत बड़ी बड़ी सारी चीजें जो हैं वो डिफरेंस है कि कार्ल मार्क्स ने जो कम्युनिज्म का कॉन्सेप्ट दिया प्योरली ऑन द बेसिस ऑफ इकोनॉमी था, जबकि प्लेटो की जो कम्युनिज्म थी वो कम्युनिज्म ऑफ फैमिली थी और वो डिफरेंट थी इस चीज से, लेकिन फिर भी उसके अंदर कुछ सिमिलैरिटीज भी हैं लेकिन ज्यादा डिफरेंसेस हैं। पेपर के अंदर जब आता है तो ऑब्वियसली हमें दोनों की थेरीज का पता होगा, तो फिर हम उनके अंदर एक डिफरेंस जो है वो क्रिएट करने की पोजीशन के अंदर होंगे। उसके अलावा उसने कार्ल मार्क्स ने क्लास स्ट्रगल की कॉन्सेप्ट दिया, सरप्लस वैल्यू का, हिस्ट्री ऑफ मटेरियलिज्म का, और फिर उसके बाद अल्टीमेटली लेनिन को अलग से भी डिस्कस किया जाता है। लेनिन ने कार्ल मार्क्स की कम्युनिज्म को रशियन रेवोल्यूशन के टाइम के अंदर इम्प्लीमेंटेशन किया, जब 1917 के अंदर हमें नजर आता है तो वहां पे कितना कम्युनिज्म जो है वो इम्प्लीमेंट हो सका और कितनी वहां पे लिमिटेशन आती हैं, और क्या क्या लेनिन ने कार्ल मार्क्स की कम्युनिस्ट फिलोसफी के अंदर मॉडिफिकेशन की, ये सारी चीजें जो हैं वो हमने इसके अंदर देखना होती हैं। ठीक हो गया जी। अब जब हम वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट को के वो बोले सारे स्कॉलर्स जिनका हमने सब्जेक्टिव पोर्शन जो है वो प्रिपेयर करना है, वो जब कर लेते हैं, ये मैंने आपको जितने स्कॉलर्स दिखाए ऑलमोस्ट ये आप लोग कवर करते हैं, तो आपका जो है वो पेपर के अंदर जो सब्जेक्टिव पोर्शन है वो कवर हो जाता है, जिसके अंदर एरिस्टोटल है, प्लेटो है, मैकियावेली है, मॉन्टेस्क्यू है, हॉब, लॉक, रोसो, कार्ल मार्क्स, हेगल। ठीक है जी, ये फिलोसोफर्स हैं जिनके ऊपर सब्जेक्टिव पोर्शन के अंदर पूछा जाता है। अब व्हाट अबाउट द रेस्ट ऑफ द पॉलिटिकल फिलोसोफर्स, अब बाकी के जो फिलोसोफर्स हैं जैसे कि फूको है, तो हमें पता होना चाहिए कि फूको ने ये मिशेल फूको है और फूको यामा, ये दोनों अलग से पॉलिटिकल फिलोसोफर्स हैं। स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाते हैं, मैं वाज़ह करता चलूं कि ये दोनों अलग से फिलोसोफर्स हैं। फूको जो है ये इसने नॉलेज पावर रिलेशनशिप की जो है वो थेरी दी, इसने सर्विलियंस की थेरी दी। अब जो फुकुयामा है इसने एंड ऑफ हिस्ट्री की कॉन्सेप्ट दिया। इसी तरीके से जो दरीदा है इसने डीकंस्ट्रक्शन का कॉन्सेप्ट दिया, पोस्ट स्ट्रक्चरलिस्ट स्कॉलर है। इसी तरीके से हमें जो है वो ये बाकी स्कॉलर्स नजर आते हैं, जैसे ग्रामची है, ग्रामची ने कार्ल मार्क्स के व्यू को आगे लेके चला। ठीक हो गया जी। अब इसी तरीके से हमें जो है वो बाकी स्कॉलर्स नजर आते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल हमें जो है वो बेंथम नजर आता है जिसने यूटिलिटेरियनिज्म का कॉन्सेप्ट दिया। अब ये सारे स्कॉलर्स हैं, बाकी जितने स्कॉलर्स हैं हमने इनका सिर्फ ऑब्जेक्टिव पोर्शन तैयार करना होता है। ये अगर आप 8-10 स्कॉलर जो हैं पॉलिटिकल फिलोसफर्स इनको सब्जेक्टिव पार्ट तैयार करें तो इसी से आपका पेपर अटेम्प्ट होता है। बाकी जितने भी फिलोसफर्स हैं वहां से हमें जो पोर्शन पूछा जाता है वो सारा का सारा हमने ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से प्रिपेयर करना होता है। अब ये अगर हम पोर्शन तैयार करते हैं तो इसमें से हमारे सम टाइम एक और सम टाइम दो क्वेश्चन हमारे पेपर के अंदर लग जाते हैं, और फिर एक क्वेश्चन हमें मुस्लिम पॉलिटिकल थॉट से भी पूछा जाता है। अब सवाल ये है कि मुस्लिम पॉलिटिकल थॉट के अंदर कौन कौन से फिलोसफर्स हैं और उनकी क्या क्या थेरीज हैं और कैसे कैसे उनको तैयार किया जाता है, तो हम इसकी भी बात कर लेते हैं। तो हम वापस आते हैं यहाँ पे मुस्लिम पॉलिटिकल थॉट के ऊपर। जब हम मुस्लिम पॉलिटिकल थॉट की बात करते हैं तो यहाँ पे मैं आप लोगों को बताता चलूं कि मोस्टली हमें जो मुस्लिम पॉलिटिकल फिलोसोफर्स नजर आते हैं उन्होंने एक ही कॉन्सेप्ट के ऊपर हमें नजर आता है कि उन्होंने अपनी थेरीज दी, जिसके अंदर हमें जो है वो मवारदी नजर आता है, गजाली नजर आता है, फराबी का थोड़ा डिफरेंट है, उसकी हम बात करते हैं आगे चल के। उसके अंदर हमें जो है वो निजामुल मुल्क तूसी नजर आता है, इसी के अंदर हमें शाह वलीउल्लाह भी नजर आता है। ये सारे वो वाले फिलोसोफर्स हैं। लेकिन अब यहाँ पे जो स्टूडेंट के लिए शॉर्ट वर्क जिसको कहते हैं, या आप जो है वो स्मार्ट वर्क कह लें, ये जो आप स्मार्ट वर्क इसको कह सकते हैं, शॉर्टकट नहीं होता कोई भी सक्सेस का, इसको आप स्मार्ट वर्क कह सकते हैं। स्मार्ट वर्क के आपने उनको भी पढ़ना है, ऐसा नहीं कि आप शॉर्टकट मारे और इनको बाकी को छोड़ दें। अब मैं आपको डिटेल से ये बता
देता हूँ कि मवारदी, गजाली, निजामुल मुल्क तोसी, शाह वलीउल्लाह ने जो कॉन्सेप्ट दिए थे, जो थेरीज दी थी, बेसिकली उनका जो थेरी थी वो इमामत के या खिलाफत के ऊपर थी। अब इन्होंने टाइटल डिफरेंट जो है वो चुने, किसी ने इमाम कहा, किसी ने सुल्तान कहा, किसी ने खलीफा कहा। इन्होंने टाइटल जो है वो डिफरेंट दिए, लेकिन सभी जो है वो इसी चीज के ऊपर, जो खिलाफत की कॉन्सेप्ट है, खिलाफत की थेरी है, इसके ऊपर ही सभी की थेरीज थी। और इसके अंदर जो है उन्होंने किसी ने कोई ऐसे भी थे, जैसे मवारदी है, उसने इमाम को अपॉइंट करने का तरीका वाजा किया, कि उसने बताया कि यहाँ पे इलेक्शन होने चाहिए और इस तरीके से। और कई स्कॉलर्स हैं जिन्होंने इमाम की जो है वो इलेक्शन या इमाम की जो इमामत का इंस्टीट्यूट है उसकी इस्टेब्लिशमेंट के हवाले से वो क्लियर कट बात जो है वो फिलोसफी नहीं दी। लेकिन हाँ, जो एक इमाम है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, ठीक है जी, वो सभी ने बताई। वहां पे सभी लोगों ने, जैसे हमें मॉन्टेस्क्यू के अंदर सेपरेशन ऑफ थेरी का कॉन्सेप्ट नजर आता है, ऐसे सेपरेशन ऑफ थेरी की तो नहीं है, हमें इन मुस्लिम पॉलिटिकल थॉट्स के अंदर नहीं नजर आती। लेकिन बहरहाल वहां पे जो सेपरेशन ऑफ डिपार्टमेंट्स है, जैसे लेजिस्लेचर है, एग्जेक्टिव है और जुडिशरी है, ऐसे अलग अलग डिपार्टमेंट्स और उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज अलग अलग, और उनके ऊपर जो है वो खिलाफत का इंस्टीट्यूट जो है वो स्टैब्लिश करते हुए एक त्रिकोण नमा हमें नजर आता है। अब इसी तरह से मोस्ट ऑफ स्कॉलर्स, जो मोस्ट ऑफ मुस्लिम पॉलिटिकल फिलोसोफर्स, हमें ये भी नजर आता है कि उन्होंने पावर की डिवीजन की है, कि फेडरल गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट के पास इख्तियारात हैं, और फिर उसके बाद जो है वो इख्तियारात नीचे जो प्रोविंशियल गवर्नमेंट है वहां पे भी शिफ्ट करते हुए हमें नजर आते हैं। अब ये हमने स्मार्ट वर्क करना है कि कैसे हम मवारदी, गजाली, निजामुल मुल्क तोसी, शाह वलीउल्लाह और बाकी जितने पॉलिटिकल मुस्लिम पॉलिटिकल फिलोसोफर्स हैं, उनकी जो थेरीज हैं, उनको किस तरीके से हम याद रख सकते हैं, कौन कौन सी सिमिलर चीजें हैं, कौन कौन सी डिफरेंट चीजें हैं, उनको हम देख के समझ के तो हम तैयार कर सकते हैं। इसी तरह से हम इसके बाद आगे चलते हैं तो हमें इब्ने खल्दून नजर आता है। इब्ने खल्दून जो है उन्होंने बेसिकली असबिया का कॉन्सेप्ट दिया था। असबिया क्या है? एक लाइफ साइकिल है डायनेस्टी का। हम तो लाइफ साइकिल ऑफ ह्यूमन बीइंग देखते हैं कि एक बंदा है, वो बच्चा है, पैदा होता है, फिर बच्चा है, फिर उसके बाद टीन एज में जाता है, फिर यंग एज में जाता है, फिर एजिंग की साइड पे बढ़ता है, और उसके बाद बूढ़ा होता है, फिर मर जाता है। ये जैसे जैसे स्टेजेस हैं, इसको शेक्सपियर ने भी बताया, लेकिन शेक्सपियर ने जो स्टेजेस बताई वो सिर्फ ह्यूमन लाइफ के बारे में बताई। लेकिन इब्ने खल्दून जो है, इसने पूरा एक लाइफ साइकिल बताया डायनेस्टी का, उसकी डिफरेंट स्टेजेस बताई, जिसके अंदर उसने बताया कि कोई भी सिविलाइजेशन जो है वो किस तरीके से इमर्ज होती है, क्या क्या कॉजेज होती हैं, कैसे इमर्ज होती है, कहाँ पे इमर्ज होती है, कैसे फलती फूलती है, पनपती है, उसके बाद कैसे अपनी जो जीनत है या अपनी पीक है वहां पे पहुंचती है, और फिर उसके बाद जो है वो अपने डाउनफॉल की तरफ कैसे गामजन होती है, और एट द एंड उसका डाउनफॉल कैसे होता है। ये इब्ने खल्दून जो है वो उसने अपनी थेरी एस्बिया के अंदर बताया। इसके बाद इब्ने खल्दून जो है, इसको फादर ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी भी कहा जाता है। इन्होंने इकोनॉमिक की अलग से थेरी दी, और फिर उसके बाद उन्होंने ये बताया कि इकोनॉमी कितनी इंपॉर्टेंट है पॉलिटिक्स के अंदर, ठीक है, उसकी इंपॉर्टेंस के ऊपर उन्होंने काफी काम किया, जिसको इसी वजह से उनको फादर ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी भी कहा जाता है। इसके बाद हमारे पास आ जाते हैं अल फराबी। अल फराबी जो है, ये ये भी एक ऐसे मुस्लिम पॉलिटिकल फिलोसोफर हैं जिन्होंने भी आइडियल स्टेट का कॉन्सेप्ट दिया। अब आइडियल स्टेट जो है, अब अल फराबी को अगर हम देखें तो इनकी आइडियल स्टेट भी प्लेटो के साथ मिलती जुलती है, जहां पे इन्होंने रईसुल अव्वल का कॉन्सेप्ट दिया, जिसका मतलब है जहां जैसे प्लेटो ने फिलोसोफर किंग का कॉन्सेप्ट दिया। और ऑब्वियसली ये भी एक टोपियन सॉर्ट ऑफ मॉडल है, जिसकी इंप्लीमेंटेशन जो है उस तरीके से पॉसिबल नहीं हो सकती। बहरहाल अल फराबी जो है वो मुस्लिम पॉलिटिकल थॉट के अंदर बहुत बड़ा नाम है, और इन्होंने बहुत काम किया। हम डिटेल के साथ जो है वो अल फराबी को भी एक्सप्लोर करेंगे, और अल फराबी पे भी रिपीटेडली क्वेश्चन पूछा जाता है। इसके बाद शाह वलीउल्लाह आते हैं। ये मैं आप लोगों को बताता चलूं कि इसके अलावा हमारे पास जो सिलेबस के अंदर बाकी ये जितने भी फिलोसफर्स हैं, जिनका मैंने बताया कि इनमें से कौन कौन से फिलोसफर्स हमने करने हैं,
हम ऑब्वियसली फराबी को करेंगे, मवारदी को करेंगे, इब्न रुशद को करेंगे, गजाली को करेंगे, फिर उसके बाद निज़ामुल मुल्क को करेंगे, फिर उसके बाद हम जो है वो गजाली को करेंगे, दोबारा से गजाली जो है वो मेंशन कर दिए, इब्न खलदून को करेंगे, शाह वलीउल्लाह को करेंगे, अल्लामा इकबाल। इसके बाद बाकी जितने भी फिलोसफर बचते हैं वो सब्जेक्टिव पोर्शन के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। हाँ, उनका ऑब्जेक्टिव पोर्शन जो है वो जरूर तैयार किया जाता है, और वो ऑब्जेक्टिव पोर्शन जो है वो ही हम जो है इसकी प्रिपेयर करेंगे। ऑब्जेक्टिव पोर्शन के लिए मैं बताता चलूं कि मेरी यूट्यूब के ऊपर जो है वो मुस्लिम पॉलिटिकल थॉट के ऊपर जितने भी हमें ये मुस्लिम पॉलिटिकल फिलोसफर्स नजर आते हैं, इनमें से काफी लोग जो हैं वो इनकी वीडियोस की फॉर्म के अंदर जो है वो ऑब्जेक्टिव पोर्शन पढ़ा है, वो आप लोग उसको गो थ्रू कर सकते हैं, वहां से ऑब्जेक्टिव पोर्शन जो है वो प्रिपेयर कर सकते हैं। अच्छा जी, फिर उसके बाद हमारे पास आ जाते हैं अल्लामा इकबाल। अब अल्लामा इकबाल जो हैं ये एक डाइवर्स पर्सनालिटी है, इन्होंने बड़ी एक थेरी नहीं दी, इन्होंने इनकी जो थेरीज थी, इनके जो कॉन्सेप्ट थे, उनके अंदर हमें जो है वो डाइवर्सिटी नजर आती है, मल्टीपल कॉन्सेप्ट्स उन्होंने दिए, जिसके अंदर हमें खुदी का कॉन्सेप्ट नजर आता है। फिर उसके बाद अब खुदी जो है ये एक ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक टर्म है जो इकबाल ने अपने शेरों के अंदर यूज की, बल्कि ये एक पूरा कॉन्सेप्ट है और पूरी एक डिटेल ये चीज है, पूरी एक थेरी है, पूरी एक आइडियोलॉजी है जिसको हम एक्सप्लोर करेंगे। अब ये क्या है खुद ही इसको हमने देखना है। अब इसके अलावा इकबाल का डेमोक्रेसी के ऊपर जो है जो व्यू था, उसके ऊपर पेपर के अंदर पूछा जाता है, हमने उसको प्रिपेयर करना है। फिर इकबाल और नेशनलिज्म, या जिसको हम पैन इस्लामाइजेशन कह सकते हैं, जिसका हम कंपैरिजन भी करेंगे। जमालुद्दीन अफगानी ने चूंकि इसको ओरिजिनेट किया, लेकिन इकबाल ने भी इसको मिलत के नाम से यूटिलाइज यूज किया अपने शेरों के अंदर और एक प्रॉपर कॉन्सेप्ट दिया, तो इसको हम प्रिपेयर करते हैं। ठीक हो गया जी, ये हमारा पोर्शन जो है वो यहाँ पे आके वाइंड अप हो जाता है कि जी हम पेपर 1 के जो फर्स्ट पार्ट है वो इसको कंप्लीट कर लेते हैं। अब आ जाता है पेपर 2। ठीक है जी, अब पेपर 2 के जो है वो डिफरेंट पोर्शंस हैं, जिसके अंदर स्टेट सिस्टम है, पॉलिटिकल कॉन्सेप्ट्स हैं, कंपैरेटिव पॉलिटिक्स है, पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन है, पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस हैं, फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट्स हैं, पॉलिटिकल आइडियोलॉजी है। ठीक है जी, ये चीजें जो हैं वो इस यहाँ पे दी हुई हैं, और इन्हीं चीजों के बारे में पेपर के अंदर पूछा जाता है। वो कौन सी चीजें हैं मैं आप लोगों को बताता चलूं कि जी इसके अंदर एक तो स्टेट है। जब हम स्टेट को प्रिपेयर करते हैं तो उसके अंदर हमने ये देखना है कि जो पेपर के अंदर पूछे जाते हैं स्टेट के एलिमेंट्स कौन कौन से हैं। 4 एलिमेंट्स होते हैं स्टेट के, वो पूछे जाते हैं। फिर गवर्नमेंट और स्टेट के अंदर क्या डिफरेंस है वो पूछा जाता है। तो हमने जो है वो हमने जो है वो तैयार करना होता है कि गवर्नमेंट और स्टेट के दरमियान में क्या डिफरेंस है। ये तो बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है ना, तो ये हमें वैसे भी पता होना चाहिए। उसके बाद सॉवरेनिटी जो है ये कॉन्सेप्ट है, इसके बारे में पूछा जाता है। अब सॉवरेनिटी के बारे में क्या चीजें हैं कि एट्रीब्यूट्स ऑफ सॉवरेनिटी क्या है, काइंड्स ऑफ सॉवरेनिटी क्या है, ऑस्टन ने सॉवरेनिटी के बारे में थ्योरी दी थी वो क्या है, और इस्लामिक कॉन्सेप्ट ऑफ सॉवरेनिटी क्या है। ये सारी चीजें सॉवरेनिटी की में कवर की जाती हैं। लॉ के अंदर सोर्सेज ऑफ लॉ क्या है और लॉ की काइंड्स क्या है। लिबर्टी के अंदर लिबर्टी की काइंड्स कौन सी हैं, सेफगार्ड्स ऑफ लिबर्टी कौन सी हैं, और कॉजेज ऑफ डिक्लाइन ऑफ लिबर्टी कौन सी हैं। फिर उसके बाद राइट्स के अंदर हम देखते हैं फंडामेंटल राइट्स क्या है, राइट्स ऑफ नॉन मुस्लिम इन इस्लामिक स्टेट क्या है। फिर उसके बाद हम फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट की अगर बात करते हैं तो ये जितने भी सिस्टम्स हैं इनके बारे में पेपर के अंदर पूछा जाता है। फॉर एग्जाम्पल आपसे ये पूछा जाता है कि किसी भी ये दो फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट है, डेमोक्रेसी और डिक्टेटरशिप। इन दोनों के फर्स्ट ऑफ ऑल फीचर्स देखने होते हैं कि इन दोनों गवर्नमेंट के फीचर्स क्या क्या हैं जिनकी बुनियाद पर ये गवर्नमेंट से एस्टैब्लिश की जाती हैं। फिर उसके बाद इनके मेरिट्स क्या है और डीमेरिट्स क्या है। ऑब्वियसली अगर डेमोक्रेसी के मेरिट्स हैं तो इसके डीमेरिट्स भी होंगे, हमने डीमेरिट्स भी तैयार करने हैं। अगर डिक्टेटरशिप जो है इसके डीमेरिट्स हैं तो इसके मेरिट्स भी होंगे, तो हमने दोनों तैयार करने हैं। फिर उसके बाद डेमोक्रेसी की काइंड्स हैं, कौन कौन सी काइंड्स हैं वो तैयार करनी है। प्री रिक्विजिट्स कौन से हैं डेमोक्रेसी के, ये हमने तैयार करने होते हैं। फिर उसके बाद हम आज हमारे पास फिर एक और फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट आती है जिसको हम फेडरलिज्म कहते हैं, फेडरलिज्म वर्सेस कन्फेडरेशन। अब दोनों के
के फर्स्ट ऑफ ऑल फीचर्स, फिर उसके बाद फेडरलिज्म की के प्री रेक्विजिट्स कौन कौन से हैं, मेरिट्स और डीमेरिट्स क्या है फेडरलिज्म के, फिर उसके बाद चैलेंजेस क्या है फेडरलिज्म के, फिर उसके बाद एट द एंड कंपैरिजन किया जाता है फेडरलिज्म का विद कन्फेडरेशन। इस तरीके से हम जो है पॉलिटिकल साइंस के सारे सिलेबस को लेके चलते हैं। इसके बाद हम पार्लियामेंट्री एंड प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट जो है इन दोनों के फीचर्स देखते हैं, दोनों के मेरिट्स, दोनों के डीमेरिट्स, और एट द एंड हम इनका कंपैरिजन करते हैं। फिर उसके बाद अगर हम ब्रांचेस की बात करें तो हमारे पास 3 गवर्नमेंट की ब्रांचेस हैं, जिसके अंदर लेजिस्लेचर, एग्जेक्टिव और जुडिशरी है। इनके हम लेजिस्लेचर, एग्जेक्टिव और जुडिशरी के फंक्शंस देखते हैं और इसकी फर्दर जो डिटेल्स हैं उनको डिस्कस करते हैं। फिर उसके बाद पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन का चैप्टर है, जिसके अंदर इलेक्शन है, पर्टिकुलरली इलेक्शन कौन कौन से हैं, काइंड्स ऑफ इलेक्शन क्या है, मेरिट्स और डीमेरिट्स क्या हैं इलेक्शंस के, और कितनी तरह के डायरेक्ट मेरिट्स इलेक्शन की क्या मेरिट्स हैं और इनडायरेक्ट इलेक्शन की क्या डीमेरिट्स हैं। फिर उसके बाद पब्लिक ओपिनियन आ जाती है हमारे पास के पब्लिक ओपिनियन की क्या काइंड्स हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं, पब्लिक ओपिनियन कैसे बनाई जाती है, कंडीशन क्या पब्लिक ओपिनियन की, और कौन कौन सी एजेंसीज जो हैं वो पब्लिक ओपिनियन को प्रमोट करती हैं। फिर उसके बाद प्रेशर ग्रुप आता है, प्रेशर ग्रुप्स के कौन सी काइंड्स हैं, फंक्शंस क्या है प्रेशर ग्रुप्स के, प्रेशर ग्रुप जो है वो कौन सी टेक्निक्स या फॉर्म्स अडॉप्ट करते हैं प्रेशराइज करने के लिए गवर्नमेंट्स को। फिर उसके बाद कौन से प्रेशर हैं, ये कौन से प्रेशर ग्रुप्स हैं जिनके कौन कौन सी इफेक्टिवनेस उनकी जो है वो किस तरीके से होती है, कैसे कैसे होती है, कहाँ पे होती है। इसके बाद पॉलिटिकल पार्टीज हैं, पॉलिटिकल पार्टीज की काइंड्स हैं, उनके फंक्शंस हैं, मेरिट्स हैं और डीमेरिट्स हैं। ये हमारा जो है वो सारे का सारा यहाँ तक पेपर 2 जो मैंने आपको बताया, सॉरी पेपर 1 का पार्ट 2 जो मैंने बताया, ये सारे का सारा सिलेबस जो मैंने आपके साथ डिस्कस किया, यही चीजें हैं जो हमें हमें जो है वो करनी होती हैं, जो मैंने बताया कि पास्ट पेपर्स के अंदर भी हैं, वही हम चीजें करते हैं। जैसे यहाँ पे स्टेट एक्ट, सबसे पहले स्टेट का कॉन्सेप्ट है, फिर उसके बाद सॉवरेनिटी मैंने बताया, जस्टिस बताया, लॉ बताया, लिबर्टी बताई, फिर उसके बाद हमने राइट्स की बात की है, ठीक है जी। उसके बाद हम बात करते हैं आगे चल के इलेक्शंस की बात करते हैं, फिर उसके बाद पब्लिक ओपिनियन की बात करते हैं, पॉलिटिकल पार्टीज की, प्रेशर ग्रुप्स की, ये सारी चीजें जो हैं हम इसके अंदर डिस्कस करते हैं। जहां पे मैंने बताया कि ये इंट्रोडक्शन टू पॉलिटिकल साइंस है, जिसके अंदर हम बेसिक चीजों को पॉलिटिकल साइंस की लेके चलते हैं। जैसे मैंने ब्रांचेस ऑफ गवर्नमेंट का बताया, लेजिस्लेचर है, एग्जेक्टिव है, जुडिशरी है, ठीक है जी। उसके अलावा ऑब्वियसली सिविल मिलिट्री रिलेशनशिप और ब्यूरोक्रेसी से भी क्वेश्चन आता है, इसको भी प्रिपेयर किया जाता है। फिर उसके बाद फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट की अगर हम बात करें तो वहां पे हमें डेमोक्रेसी, डिक्टेटरशिप आता है, और उसके बाद यूनिटरी फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, कन्फेडरेशन, प्रेसिडेंशियल एंड पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, ये हमने डिस्कस करना होता है। इसके अलावा कुछ पॉलिटिकल आइडियोलॉजीज है, जिसको हम कम्युनिज्म कहते हैं, टोटलिटेरियनिज्म कहते हैं, फाशिज्म कहते हैं। ये कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं जिनको हम वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट के अंदर जब फिलोसोफर्स को प्रिपेयर कर रहे होते हैं तो उसके अंदर ही कवर करते हैं। अब हम आ जाते हैं पेपर 2 की साइड पे। अब पेपर 2 की साइड पे जब हम आते हैं तो पेपर 2 के हवाले से मैं आप लोगों को बताता चलूं कि यहाँ पे उसने पूछा है कि जी कंपैरेटिव एंड एनालिटिकल स्टडी ऑफ पॉलिटिकल सिस्टम। इसका मतलब ये है कि आपने कंपैरिजन करना है आप डिफरेंट पॉलिटिकल सिस्टम्स का, और इसके बारे में कल मैं बात कर चुका हूं। इसके जो है वो 2 पोर्शंस हैं, लेकिन इसकी जो डिवीजन है की गई पेपर के अंदर, इसकी डिवीजन डिफरेंट आती है, यहाँ पे इसकी डिफरेंट डिवीजन की गई है। यहाँ पे इसने पेपर जो पार्ट 1 है इसके अंदर उसने यूएसए, यूके, फ्रांस एंड जर्मनी रखा है, जबकि पार्ट 2 के जाके अंदर उसने टर्की, ईरान, मलेशिया, इंडिया एंड चाइना रखा है। लेकिन पेपर जब आता है, जब पेपर हमारे सामने आता है तो उसके अंदर ये सारी की सारी कंट्रीज को पार्ट 1 के अंदर रखा जाता है, जबकि पार्ट 2 के अंदर दूसरा पोर्शन है, उसकी हम आगे चल के बात करते हैं। लेकिन यहाँ पे मैं आप लोगों को बताता चलूं कि जब भी हम बात करते हैं इन पॉलिटिकल सिस्टम्स की, तो पॉलिटिकल सिस्टम के पेपर जो 2 है वो पॉलिटिकल सिस्टम पे, अब मैंने स्टार्ट में बताया कि आगे चल के मैं आपको बताऊंगा कि पेपर के अंदर मार्क्स के हवाले से पेपर 1 जो है वो उसके अंदर नॉर्मली स्टूडेंट जो है वो समटाइम ज्यादा स्कोर ले लेते हैं, पेपर 2 के अंदर स्कोर कम आता है। अब उसकी रीजन क्या है कि उसकी रीजन ये है कि जो पेपर 2 है ये प्योरली एक मैथमेटिकल सॉर्ट ऑफ नेचर का सब्जेक्ट है।
जिसके अंदर आपने मैथमेटिकली चीजों को लेके चलना है। 2+2 का जैसे मैंने कल भी जिक्र किया, 2+2 जो है वो अमेरिका के अंदर भी 2+2 जो है इक्वल टू 4 है, और पाकिस्तान के अंदर भी फार्मूला सेम है। अगर आप एग्जैक्टली जो है वही चीजें बताते हैं जो एग्जामिनर डिमांड करता है और उसी के अकॉर्डिंगली आप जवाब देते हैं ऑन रैशनल एंड लीगल ग्राउंड्स, तो ऑब्वियसली फिर आपको उतना ही स्कोर मिलता है। अब ये जो कंपैरेटिव पॉलिटिकल सिस्टम है, इसके अंदर हमारे पास ये कंट्रीज हैं जो हम ऑलरेडी वहां पे भी डिस्कस कर चुके हैं। ये पेपर 2 का पार्ट 1 है। इसके अंदर हम जब भी बात करते हैं, ये वाली कंट्रीज हैं जिसके अंदर यूके, यूएसए, फ्रांस, जर्मनी, टर्की, चाइना, मलेशिया, इंडिया एंड ईरान आता है। तो इसके अंदर हम जब भी बात करते हैं, सभी का ऑलमोस्ट सेम है। 3-4 कंट्रीज का मैं आपको एग्जांपल दूंगा, बाकी इसी पैटर्न पे उनके सभी के कॉन्स्टिट्यूशन या सभी का कंपैरेटिव पॉलिटिकल एनालिसिस किया जाता है। अगर हम सबसे पहले यूनाइटेड किंगडम की बात करते हैं, तो इसके अंदर हमने सबसे पहले फीचर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन देखना है। फिर उसके अंदर यूके के अंदर हमें थ्योरी और प्रैक्टिस के अंदर बड़ा डिफरेंस नजर आता है, उसको हमने देखना है। मोनार्की या क्राउन की पावर्स क्या है, और जो कैबिनेट है उसकी डिक्टेटरशिप कैसे है, जो ये भी क्वेश्चन आता है। लीडरशिप ऑफ प्राइम मिनिस्टर पे क्वेश्चन आता है। कंपोजिशन एंड फंक्शन ऑफ पार्लियामेंट क्या है, ठीक है जी। और उसके बाद कमेटी सिस्टम क्या है, जुडिशरी, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, ये सारी वो चीजें हैं जो पेपर के अंदर पूछी जाती हैं और हम तैयार करते हैं। जैसे हमने कल जो है वो एक टॉपिक को एक्सप्लोर करने की कोशिश की, इसी तरीके से बाकी ये सारे के सारे टॉपिक्स हैं। कल जो हमने किया वो एक टॉपिक था, ठीक है जी, और वो टॉपिक था इसमें से ये वाला, या आप ये वाला कह सकते हैं। ये थोड़ी सी इनके अंदर सिमिलैरिटीज हैं। बाकी इसकी तरह से हम आगे बढ़ते हैं तो हमें जो है वो यूएसए नजर आता है, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। और यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका जो हम प्रिपेयर करते हैं, तो वहां पे हम कॉन्स्टिट्यूशन के फीचर्स को प्रिपेयर करते हैं। जो प्रेसिडेंट का इलेक्शन का क्या प्रोसीजर है, प्रेसिडेंट की पावर्स जैसे हमने कल देखी। फिर उसके बाद यूएस सेनेट इज कंसिडर्ड मोस्ट पावरफुल अपर हाउस ऑफ द वर्ल्ड, इसको तैयार किया जाता है। जुडिशियल रिव्यू बहुत इंपॉर्टेंट है टॉपिक। ये चीजें जो है वो यूएसए के कॉन्स्टिट्यूशन से तैयार की जाती है। इसी तरीके से अगर हम फ्रेंच के कॉन्स्टिट्यूशन को देखते हैं, तो फ्रेंच कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर भी हमने सबसे पहले फीचर्स को देखना है। फिर वहां पे हमें सेमी प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट नजर आता है, उसको हमने प्रिपेयर करना। फ्रेंच जुडिशरी एक मॉडल है, रोल मॉडल है, उसको प्रिपेयर करना होता है। अब इसके अलावा जो हमें यहाँ पे कंट्रीज नजर आती हैं, तो इन कंट्रीज के अंदर जैसे चाइना है, चाइना का वन पार्टी सिस्टम है, वो उनका सोशलिस्ट स्ट्रक्चर है, वो उसको प्रिपेयर किया जाता है। ईरान का जो है वो एक अलग से मॉडल है, उसको प्रिपेयर किया जाता है। टर्की का एक अलग से मॉडल है। इनके मॉडल्स के ऊपर क्वेश्चन आता है पेपर के अंदर, ठीक है जी। इंडिया है इसकी, जैसे पाकिस्तान के अंदर प्रिंसिपल ऑफ पॉलिसी है, इसी तरीके से इंडिया के अंदर डायरेक्टिव प्रिंसिपल है, तो उसके ऊपर क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। तो हमने उसको इस तरीके से प्रिपेयर करना होता है। अब इसके बाद हम आ जाते हैं अपने नेक्स्ट पोर्शन के अंदर। तो यहाँ पे हम ये देखते हैं कि जी ये सर सैयद के बारे में, इलामा इकबाल और कायदिज्म के बारे में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। और इसके बाद जो हम गवर्नमेंट एंड पॉलिटिक्स देखते हैं, इसमें जो है मैंने आपको बताया कि जी 2 हिस्सों के अंदर डिवाइड किया है, एक प्री पार्टीशन इरा और एक पोस्ट पार्टीशन इरा। पोस्ट पार्टीशन इरे के प्री पार्टीशन इरा ये है, ठीक है जी, और पोस्ट पार्टीशन इरा ये है। अब ये जो पोस्ट पार्टीशन इरा है, इसके अंदर एक तो कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग है। इसमें कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग का मतलब ये है कि क्या क्या प्रॉब्लम आई कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग के अंदर। फिर उसके बाद 1956, 62 एंड 73 का कॉन्स्टिट्यूशन है। अब ये जो तीनों कॉन्स्टिट्यूशन हैं, इनका एक तो कंपैरिजन पूछा जाता है किसी भी कॉन्स्टिट्यूशन का। 1956 का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो पार्लियामेंट्री है, 73 का भी पार्लियामेंट्री है, जबकि 62 का प्रेसिडेंशियल है। तो इनका कंपैरिजन पूछा जा सकता है। या फिर इनके अंदर जो इस्लामिक प्रोविजंस हैं कॉन्स्टिट्यूशन की, वो आपसे पूछी जा सकती हैं। फिर उसके बाद 18 अमेंडमेंट जो है, इसके बारे में आपसे पूछा जा सकता है। और फिर उसके बाद अगर हम आगे बढ़े तो यहाँ पे पाकिस्तान का जो पॉलिटिकल कल्चर है, इसके बारे में पूछा जाता है। सिविल मिलिट्री को हमने प्रिपेयर करना होता है। फिर उसके बाद हमने जो पाकिस्तान के अंदर पॉलिटिकल पार्टीज को हम वहां पे कवर करते हैं इंट्रोडक्शन ऑफ पॉलिटिकल साइंस के अंदर। लेकिन जब हम पाकिस्तान के रेफरेंसेस प्रिपेयर करते हैं, तो यहाँ पे पाकिस्तान के अंदर जो पॉलिटिकल
पार्टीज हैं उसके कॉन्टेक्स्ट में तैयार कर लिया जाता है, जिस जहां पे हमें डोमेस्टिक जो पॉलिटिक्स है इसका पोर्शन भी हमें कवर होता हुआ नजर आ जाता है। फिर उसके अंदर हम ये भी देखते लेते हैं कि रिलीजन का क्या रोल है पाकिस्तान के अंदर, फिर पाकिस्तान के अंदर इलेक्शन और उसका बिहेवियर क्या है, ये हमने तैयार करना होता है। ये सारे टॉपिक्स हैं जिनको हम तैयार करते हैं और इसमें से एक या दो ही सवाल आते हैं, ठीक हो गया जी। और लास्टली जो है वो हमें एक ही क्वेश्चन है ये सारे का सारा जो इसने मेंशन किया है इंटरनेशनल रिलेशंस का। इसमें जो है वो सिंपली अगर फॉरेन पॉलिसी पे क्वेश्चन आता है तो वो पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी के डिटर्मिनेंट्स जो है वो पूछ लेता है, या सम टाइम इंडिया या अफगानिस्तान या ईस्टर्न वेस्टर्न बॉर्डर की बुनियाद पे कोई क्वेश्चन जो है वो आपसे पूछ लेता है। ये सारे का सारा पॉलिटिकल साइंस का सिलेबस था जी। अब भी